Hey, hello everyone, welcome back to your channel Grammar Journey. This is Sangeeta and we are going to start our chapter question answers and the important part what we are going to do. तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ मुड़ते हैं बिना देर किए हम अपना चैप्टर फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आज हम ये देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर एग्ज़ाम पैटर्न पता हो और प्रिपरेशन भी स्मार्ट हो तो हमारा मार्क्स 100% लाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक बात याद रखिए कि फर्स्ट फ्लाइट बुक में जो दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स में एक है पार्ट 1 प्रोज यानी कि स्टोरी और दूसरा होता है पार्ट 2 पोएम। तो बोर्ड एग्जाम्स में ना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ स्टोरीज़ पढ़ लेने से काम नहीं चलेने वाला है आपका, इसलिए पोएम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। जो अब देखते हैं कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है चैप्टर 1 लेटर टू गॉड। ये चैप्टर हमें फेथ, होप और ह्यूमैनिटी के बारे में समझाता है। इस चैप्टर से जनरली पूछा जाता है कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस, थीम बेस्ड क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। पोएम इसमें है डस्ट ऑफ स्नो और है फायर एंड आइस। ये दोनों शॉर्ट पोएम हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2 होगा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इंस्पिरेशनल चैप्टर है, इसमें फ्रीडम, इक्वलिटी और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए गए हैं। और इसमें पोएम है टाइगर इन द जू। इसमें कंपैरिजन होता है, इसलिए इसको ध्यान रखना क्योंकि इसमें कंपैरिजन में फिगर ऑफ स्पीच ज़रूर पूछी जाती है, जैसे टाइगर इन केज वर्सेस टाइगर इन जंगल। ठीक है, तो चैप्टर 3 में आ जाते हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके 2 पार्ट्स होंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। यहाँ करेज, कॉन्फिडेंस और मिस्ट्री दोनों मिलते हैं। तो पोएम इसमें कौन सी है, हाउ डू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और दूसरा कौन सा है, द बॉल पोएम। अब चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बोर्ड का फेवरेट चैप्टर है, ये पता है आपको कि डायरी कैसे लिखना है, डायरी राइटिंग स्टाइल होगा, इसका थीम पूछा जाएगा आपसे, एजुकेशन, मेमोरीज, वॉर, होप, पोएम। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें 3 अलग अलग स्टोरीज़ हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ खुर्क टी फ्रॉम असम। ये ट्रैवल और कल्चर बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, इसमें पोएम है द ट्रीज। फिर आते हैं चैप्टर 6 पर, मिजबिल द ऑटो। एनिमल लव और ह्यूमन बॉन्डिंग का चैप्टर है ये, और इसमें पोएम कौन सी है, हर चैप्टर में पोएम है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर है इसमें फॉग, शॉर्ट पोएम है लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर 7 इसमें है मैडम राइड्स द बस। एक छोटी सी लड़की वल्ली की इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। इसमें पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। फनी पोएम है ये बहुत। उसके बाद चैप्टर 8 पे आते हैं, द सेरेमन एट बनारस। बुद्धा की टीचिंग है इसमें, लाइफ, उनकी डेथ, सफरिंग, विजडम, पोएम फॉर एनी ग्रॉजरी के बारे में चैप्टर लिखा गया है। उसके बाद आती है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में है द प्रपोजल और इसमें है कॉमेडी ड्रामा है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है उनका, तो ये हमेशा ही देते हैं ये लोग। कैरेक्टर जो है इसका बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं सिर्फ सिनॉप्सिस के चक्कर में। तो चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड, जिसको G.L. फ्यूंटस ने लिखा है, और हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be, and guess who the story continues before you begin to read it. The story begins here. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper
replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And then he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are now coins. The big drop are 10-cent pieces and the little ones are fives." With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield. On the whole valley, the field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Rancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." The night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. Now here you can see the questions are there. Oral comprehension check. What did Lencho hope for? It's easy, you all know. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Third, how did the rain change? What happened to the Lencho's field? What were Lencho's feeling when the hail stopped? ये सारे questions you have to do. Now let's continue. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. Don't be upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place. It was nothing less than a letter to God. "God," he wrote, "if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm." He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was postman and also helped
at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postmaster had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer if he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature: God. Now we will catch oral comprehension check. First question is, who or what did Lencho have faith in? What did he do? Second question is, who read the letter? Third is, what did the postmaster do then? The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he legged and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crew." Lencho. Now again, oral comprehension check. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? What made him angry? Now thinking about the text, who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Are people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select
Appropriate words from the box to answer the question. Greedy, naive, stupid, ungrateful, selfish, comical, unquestioning. Sixth question. There are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? Thinking about language. Look at the following sentence from the story. Suddenly, a strong wind began to blow, and strong with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones are small balls of ice that fall like rain. A storm in which hailstone fall is a hailstorm. You know that is a storm is a bad weather with strong winds, rain, thunder and lightning. So now we will do, there are different names in the different parts of the word in the story. Storms. Depending on their nature, can you match the names in the box with their descriptions below and fill in the blanks? You may use a dictionary to help you. Dictionary's word: gale, whirlwind, cyclone, hurricane, tornado and typhoon. Right, अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज अ वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड मूव इन अ सर्कल. साफ पता चल रहा है यहाँ पर कि ये साइक्लोन होगा क्योंकि CYCLONE. नेक्स्ट है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड. व्हाट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड? क्या है ये? GALE, गेल. ठीक है, उसके बाद आएगा अ वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स. क्या होता है? टाइफून. TYPHOON. A violent storm whose center is a cloud in the shape of funnel. क्या होगा वो? Tornado. TORNADO. A violent storm with very strong winds, especially in the western Atlantic Ocean. That is hurricane, and that is HURRICANE. इसको मैच करके लगाओ इस पे ब्लैंक्स पे तो पता चलेगा. HURRICANE. A very strong wind that moves very fast in a spinning movement are causes a lot of damage. That is called whirlwind. Okay. There are different names in the different parts of the word in the story. Storms. Depending on their nature, can you match the names in the box with their descriptions below and fill in the blanks? You may use a dictionary to help you. Dictionary's word: gale, whirlwind, cyclone, hurricane, tornado and typhoon. Right, अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 is a violent tropical storm in which strong wind move in a circle. साफ पता चल रहा है यहाँ पर कि ये साइक्लोन होगा क्योंकि CYCLONE. नेक्स्ट है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड. व्हाट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड? क्या है ये? GALE, गेल. ठीक है, उसके बाद आएगा अ वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स. क्या होता है? टाइफून. TYPHOON. अ वॉयलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ फनल. क्या होगा वो? टॉर्नेडो. TORNADO. A violent storm with very strong winds, especially in the western Atlantic Ocean. That is hurricane, and that is HURRICANE. इसको मैच करके लगाओ इस पे ब्लैंक्स पे तो पता चलेगा. HURRICANE. A very strong wind that moves very fast in a spinning movement are causes a lot of damage. That is called whirlwind. Okay, that is done. Now we are going to do match the sentences in column A with the meaning of hope in column B. So first is, will you get the subjects you want to study in college? I hope so. I hope you don't mind my saying this, but I don't like the way you are arguing. This discovery give new hope to HIV/AIDS sufferers. Fourth, we were hoping against hope that the judges would not notice our mistakes. Fifth, I called early in the hope of speaking to her before she went to school. Sixth, just when everybody had given up hope,
The fisherman came back 7 days after the cyclone. See, now we have to match it with column B. Column B's first line is a feeling that something good will probably happen. Thinking that this would happen, it may or may not have happened. Stopped believing that this good thing would happen. Wanting something to happen and thinking it quite possible. Showing concern that what you say should not offend or disturb the other person. A way of being polite. Wishing for something to happen, although this is very unlikely. See, now I'll give you the direct answers so that you should not waste your time. Just read it properly, thoroughly, and see the answers. So the first answer is thinking that this would happen. It may or may not have happened. Second answer is showing concern that what you say should not offend or disturb the other person. Third answer is a feeling that something good will probably happen. Fourth answer is wishing for something to happen, although this is very unlikely. Fifth answer, wanting something to happen and thinking it quite possible. Sixth answer, stopped believing that this good thing would happen. So just match it and do it. Now let's move to the poem. Poem is Dust of Snow. There are two poems. One is Dust of Snow, which is written by Robert Frost. The poem ऐसे है, The way of crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dewed. तो इस पोएम में है क्या? सबसे पहले ये बताइए, क्या कभी आपका पूरा दिन ख़राब चला जाता है लेकिन किसी एक छोटी सी बात ने आपका मूड कम्प्लीटली चेंज कर दिया? मे बी किसी फ्रेंड ने स्माइल दे दी, किसी ने एप्रिसिएशन कर दिया, या फिर बारिश की एक बूंद या बर्ड्स की आवाज़ या सुनकर आपको अच्छा फील हुआ. एग्जैक्टली इसी आइडिया को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ना इस पोएम में एक्सप्लेन कर दिया है. तो कैसे एक्सप्लेन किया है उसकी पोएम को हम समझते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ना एक फेमस अमेरिकन पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो उनकी पोएम्स जो मोस्टली नेचर पर बेस्ड होती है. आपने जब रस्किन बॉन्ड की पढ़ी होगी, कभी अब किसी और की पढ़ी होगी, कभी जेम्स क्लियर की पढ़ी होगी. तो ऐसे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये ज़्यादातर ना ये अमेरिकन पोएट है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखना. और उनकी पोएम्स मोस्टली नेचर पर बेस्ड होती है. लेकिन ना उनके लिए नेचर सिर्फ ट्रीज़ और बर्ड्स नहीं था. नेचर एक टीचर था जो हमें लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है. तो सबसे पहले हम टाइटल एक्सप्लेन करते हैं कि पोएम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो. अब इसका मीनिंग समझते हैं कि डस्ट का मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स और डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है स्नो के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स. ये इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मली हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसी छोटी सी चीज़ ने पोएट की लाइफ का एक बैड डे चेंज कर दिया. इसलिए टाइटल ही पोएम का मैसेज है. स्मॉल थिंग्स कैन क्रिएट बिग थिंग्स. Stanza 1, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो इमेजिन कीजिए कि पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे वॉक कर रहे हैं. उनका मूड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है. तभी एक क्रो, वहीं काला कौआ, ट्री पर बैठता है. जैसे ही क्रो ब्रांच पर बैठता है ना, ब्रांच हिलती है और उस पर से जो जमा हुआ स्नो का पोएट के ऊपर गिर जाता है. नॉर्मली क्रो को बैड लक का सिंबल माना जाता है ना, और हम जो हेमलॉक ट्री है उसके वो भी सैडनेस और नेगेटिविटी का सिंबल माना जाता है. तो लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ के एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देते हैं. जो चीज़ें जनरली नेगेटिव मानी जाती हैं ना, वही उनके लिए हैप्पीनेस का रीज़न बन जाती हैं. यानी लाइफ में हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ उसकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए. ये होता है, ये था फर्स्ट स्टैंजा का मतलब. अब आते हैं स्टैंजा 2 पे. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. स्नो के गिरते ही पोएट का मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है.
जो पर्सन कुछ सेकंड्स पहले सैड था वो अब फ्रेश और हैप्पी फील कर रहा है। पोइट कहते हैं कि इस छोटी सी इंसिडेंट ने मेरे हार्ट का मूड चेंज कर दिया और मेरे दिन का जो बाकी हिस्सा वो भी खराब होने वाला था ना, उसे भी बचा लिया। ये यहाँ रूड वर्ड का मतलब होता है रिग्रेट, किसी चीज़ के लिए रिग्रेट करना, मतलब अफसोस, पछतावा। यानी पोइट अपना दिन वेस्ट होने पर रिग्रेट कर रहे थे, लेकिन नेचर की एक छोटी सी गिफ्ट ने सब कुछ बदल दिया। तो ये था सेकेंड स्टैंजा का मतलब। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा सिंपल है। लाइफ में हैप्पीनेस हमेशा बड़ी अचीवमेंट से नहीं मिलती है। कभी कभी छोटी सी पॉजिटिव इंसिडेंट भी हमारा पूरा मूड चेंज कर देती है, सिर्फ नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में। नेचर के पास हीलिंग पावर होती है और हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मतलब सिंबल्स क्या होता है? क्रोज क्या होता है? क्रोज जनरली ना सिंबल होता है बैड लक या नेगेटिविटी का। हेमलॉक ट्री भी सैडनेस और सॉरो का सिंबल माना जाता है। तो डस्ट ऑफ स्नो में क्या है? इसमें होप, पॉजिटिविटी और न्यू ब्रिंगिंग का सिंबल है। तो पोइट बताना चाहते हैं कि कभी कभी नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी निकल सकती है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि पोइटिक डिवाइस का याद रखिएगा। फिगर ऑफ स्पीच, पोइटिक डिवाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पोएम में कुछ इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस यूज हुए हैं। इसका एलिट्रेशन है एक तो हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ एच साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, देखो हैज़ गिवन माई हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है इंजॉयमेंट। सेंटेंस एक लाइन में कंप्लीट हो नहीं होता, ठीक है, नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू हो रहा है। फिर है सिंबलिज्म, क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट ऑफ स्नो सब सिंबल्स के रूप में यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज कौन कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो, जिसको टाइनी स्नो पार्टिकल्स कहते हैं। शूक डाउन, हिला कर गिरा देना मतलब। हेमलॉक ट्री एक एवरग्रीन ट्री है। मूड मतलब हमारा फीलिंग, हमारी जो मतलब माइंड में सेट होता है हमारा। रूड मतलब रिग्रेट, बताया था ना। तो चलो बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पोएम पे, जिसका नाम है फायर एंड आइस। बहुत ज़्यादा अच्छी इम्पॉर्टेंट पोएम है ये। लिखा हुआ है इसकी बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम है, बहुत ज़बरदस्त पोएम है, इसको ध्यान से सुनिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold though with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो ये बहुत ही शॉर्ट पोएम है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोएम है, बट इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मीनिंगफुल है ये पोएम। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बताओ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का एक की एंड कैसे होगा दुनिया का, तो आप क्या बताओगे? कुछ लोग कहेंगे फायर से, कुछ लोग कहेंगे आइस से। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम में ना सिर्फ साइंस की बात नहीं करते हैं, वो हमें इमोशंस से बात करते हैं हमेशा, कि एक ह्यूमन इमोशंस क्या होता है। तो ये पोएम बताती है कि इंसान की नेगेटिव फीलिंग्स ने दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, वही दुनिया का डिस्ट्रक्शन कर सकती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन। सो पोएम के बारे में पहले समझते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये फेमस अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। उनकी पोएम नेचर पर बेस्ड होती है, जैसे कि हमने पिछले पोएम में भी पढ़ा ना, डस्ट ऑफ स्नो में। तो इनकी पोएम सारी नेचर बेस्ड होती है, लेकिन उनके थ्रू वो लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स देते हैं हमको। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप होता है इनका। तो टाइटल एक्सप्लेन करते हैं। पोएम का टाइटल है फायर एंड आइस। यहाँ फायर एंड आइस नेचर एलिमेंट्स नहीं होते हैं, यहाँ पर वो बताते हैं कि ये सिम्बल्स हैं। फायर रिप्रेजेंट करता है अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, ग्रीड, एंगर, एम्बिशन, और आइस रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड, कोल्डनेस, जेलसी एंड इनडिफरेंस। तो पोइट कहते हैं कि ये दोनों इमोशंस इक्वली डेंजरस हैं। तो चलो अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ फायर का मतलब सिर्फ एक्चुअल फ्लेम्स नहीं है। वो ये कहते हैं कि पोइट कहते हैं कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी।
तो उनका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फायर से मतलब उस फायर के फ्लेम से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ फायर से सिंबल है डिज़ायर का, ग्रीड का, एंगर का, सेल्फिशनेस का। जब डिज़ायर्स कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना, तब डिस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है। और सम से इन आइज, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये दुनिया आइस से ख़त्म होगी। यहाँ आइस सिंबल है हेट्रेड का, जेलसी का, क्रुएल्टी का और कोल्ड हेट्रेड बिहेवियर का। ये इमोशंस रिलेशनशिप्स और सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोइट कहते हैं कि मैंने डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया है। मैं जानता हूँ कि अनकंट्रोल्ड डिज़ायर कितनी डेंजरस हो सकती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसलिए पोएट कहते हैं कि मैं उन लोगों से एग्री करता हूँ जो ये कहते हैं कि फायर दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उनसे मैं एग्री करता हूँ। यानी एक्सेसिव डिज़ायर डिस्ट्रक्शन का रीज़न बन सकती है। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, पोएट एक इंटरेस्टिंग आइडिया देते हैं कि अगर मान लो दुनिया को 2 बार डिस्ट्रॉय करना पड़े तो सेकेंड टाइम क्या होगा। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। किसी को बहुत हद से ज़्यादा नफरत करना भी जो होता है ना, कि मतलब एक बीच में एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक पेड़ था, उसको ख़त्म करने के लिए ना बहुत लोगों ने कोशिश की काटने की, पर वो नहीं ख़त्म होता था, फिर उग जाता था। तो किसी ने बताया कि आप इस पेड़ को रोज़ एक बार आके गालियाँ दो। तो जब उस पेड़ को ना सब गांव के सब लोग आके गालियाँ देने लगे, जब उस पेड़ को बार बार लोग गालियाँ देने लगे, तो वो पेड़ सिर्फ 15 दिनों में ही हरा भरा पेड़ ख़त्म हो गया। यानी कि किसी को ख़त्म करने के लिए नफ़रत ही बहुत होती है। तो पोइट कहते हैं कि मैंने हेट्रेड को कभी देखा नहीं है, मैं जानता हूँ कि नफ़रत कितनी डेंजरस होती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, हेट्रेड भी डिस्ट्रक्शन ला सकती है। लोग एक दूसरे को हेट करते हैं, वॉर्स होते हैं, वॉयलेंस होता है, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। तो इज़ ऑल्सो ग्रेट, यानी आइस भी डिस्ट्रक्शन के लिए पावरफुल होता है। एंड वुड सफिस, और दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए आइस भी एनफ है। पोइट का फाइनल मैसेज है कि चाहे डिज़ायर हो, हेट्रेड हो, दोनों ही इंसान और सोसाइटी के लिए ना इक्वली डेंजरस है। बहुत ही ज़बरदस्त पोएम, और इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनको क्वेश्चन देना इसमें से बहुत अच्छा लगता है, अच्छे क्वेश्चंस देते हैं इसमें से। तो इस पोएम को आप ऐसे समझ लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसके आइडियाज़ क्या होते हैं, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका, कि ह्यूमन इमोशंस आर मोर डेंजरस देन नेचुरल डिजास्टर्स। अगर हम अपनी डिज़ायर्स और हेट्रेड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही डिस्ट्रक्शन का रीज़न बनेंगे। तो पोएम हमें सेल्फ कंट्रोल और काइंडनेस का मैसेज देती है। सिंबल क्या है, फायर सिंबल है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर, ग्रीड, एंगर और एम्बिशन का। आइस करता है हेट्रेड का, जेलसी का और कोल्डनेस का। ठीक है। पोएटिक डिवाइस क्या है, इसमें सिंबोलिज्म है। फायर और आइस दोनों सिंबॉलिक मीनिंग में दिए हुए हैं। अलिट्रेशन है, सम से एस साउंड्स रिपीट हो रहा है सम से में। ठीक है। नेक्स्ट इज एनाफ्रा। सम से फ्रेज 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो ये भी यहाँ पर भी एनाफ्रा आएगा। इमेजरी, फायर और आइस की इमेज रीडर के माइंड में क्रिएट होती है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी क्या है इसमें से, पेरिश, डिज़ायर, हेट्रेड, फेवर, सफाइस। पेरिश मतलब है डू, टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड। डिज़ायर स्ट्रॉन्ग विश, हेट्रेड नफरत, हेट्रेड मतलब तो सबको पता होगा। फेवर सपोर्ट, सफाइस बी एनफ। मोरल क्या है पोएम का, ये पोएम हमें सिखाती है कि अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करो, हेट्रेड को अपने हार्ट में आने मत दो। लव, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग ही सोसाइटी को बेटर बनाती है। ठीक है। तो इसका पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। सिंपलाइज क्या है, डिज़ायर, ग्रीड, एंगर है। अनकंट्रोलेबल कंट्रोल्ड एम्बिशन है। और आई सिंबलाइज किसका, हेट्रेड, जेलसी और कोल्डनेस का। और मतलब इसमें इमोशंस क्या है जो डिस्ट्रॉय कर सकती है वर्ल्ड को, वो है डिज़ायर यानी कि फायर, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और पोएम को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से, इसलिए
ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी इसमें आपको, जो कि एग्जाम्स में आने वाले हो सकते हैं इस पूरे चैप्टर को। तो यहाँ हम चैप्टर पूरा फिनिश कर रहे हैं और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर के साथ साथ फर्स्ट चैप्टर के साथ जो भी इसकी पोएम थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। तो प्लीज़ अपना फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो के साथ कंप्लीट करो, और अब जो अटैच साथ में वीडियो है वो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प करेगी। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क आउट कर लो। ऐसे ही क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ। साथ में चलिए। हेलो एवरीवन, दिस इज संगीता एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रामर जर्नी। So today we are going to discuss about board examination chapter number 1, how high probability questions and all. So the thing is, here we are most likely questions pattern. Character, first of all, character based questions, which is high probability questions. First is describe Lencho's character with reference to the chapter. How does Lencho's faith in God define his personality? Why is Lencho called an optimistic farmer? Was Lencho practical or too innocent? Justify this question. Second type of question is theme based question. They will ask you theme based question because these are the most probability questions are there. So first is, what is the central theme of a letter to God? What is the central theme? You have to tell. Explain how faith and hope are portrayed in the chapter. What message does the story convey? How does the story highlight human kindness? Value or moral moral questions. What moral lesson do you learn from the story? Why should we help others without expecting anything in return? Explain the importance of faith and generosity with reference to the story. The postmaster, this is an example, उसके बारे में it will definitely come. Describe the role of postmaster. Why did postmaster decide to help Lencho? How does postmaster prove that humanity still exists? Next, Lencho's faith. Why did Lencho write a letter to God? Explain Lencho's unwavering faith. Was Lencho justified in believing that God would help him? Irony questions. Explain the irony at the end of the story. Why is the ending humorous as well as ironic? What makes the story ironic? Hailstorm questions. Describe the destruction caused by the hailstorm. How did hailstorm change Lencho's life? Why was rain initially welcomed? Opinion based question. Do you agree with Lencho calling the post office employees a bunch of crooks? Was Lencho right in suspecting the police office? If you were the postmaster, what would you have done? Extract based questions. You will be given a paragraph from the chapter and will be asked, who said these words? Why were they spoken? What do they reveal about the speaker? Multiple choice question based on the passage. Frequently asked questions. Why did Lencho need money? Why did Lencho have complete faith in God? Why did the postmaster laugh after reading the letter? Why did Lencho become angry? Why did the postmaster sign the letter God? Why was Lencho not surprised to receive the money? Describe Lencho's character. Explain the role of postmaster. Faith can move mountains. Discuss the reference of the story. How does the story highlight kindness and generosity? Explain the irony in Letter to God. What message does the story convey? High order thinking questions. Is blind faith always beneficial? Discuss. Can we call Lencho a knave? Give reasons. If Lencho had discovered the truth, how would the story end? Do you think the postmaster's act was enough? Explain. Expected distribution in exams.
A typical paper often includes one extract big question, one short answer, one long answer, one value based question from each chapter. Most important topics to prepare first: lecture's character, faith in God, postmaster's kindness, irony in the ending, theme of and moral, hailstorm and its impact, extract big practice. Thank you so much.